अब 5 साल और उससे बड़े बच्चों को कोविड-19 रोधी टीके लगाए जा सकेंगे। भारत के औषधि महानियंत्रक ने 5 से 12 वर्ष का आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड-19 रोधी टीके कॉर्बेवैक्स के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। डीसीजीआई ने 6 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के टीके की भी अनुमति दी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति ने पिछले सप्ताह इसकी सिफारिश की थी, जिसके बाद डीसीजीआई ने इसके आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दी है। बायोलॉजिकल ई कंपनी के कॉर्बेवैक्स टीके की खुराक अभी 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दी जा रही है। वहीं दिसंबर 2021 को 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। भारत ने 16 मार्च से 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को टीकाकरण शुरू किया है। रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आज तीसरा और अंतिम दिन है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और राजीव चंद्रशेखर तमाम मुद्दों पर चर्चा में शामिल होंगे। इस दौरान रीअसेसिंग आवर 21st सेंचुरी ग्लोबल रिस्क लैंडस्केप, चेजिंग द मॉनसून, लाइफ एट 75, डिमिनिश्ड डेमोक्रेसीज, बिग टेक, रेड टेक एंड डीप टेक, द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, विमेन लीडरशिप एंड द एसडीजीज ये विषय रहेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज नल्लोर में आकाशवाणी एफएम स्टेशन के 100 मीटर ऊंचे नवनिर्मित टावर का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति 3 दिन के दौरे पर नल्लोर जिले में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज अल्लूरू मंडल भी जाएंगे और देवी रेड्डी शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज मालदीव गणराज्य के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात लोकसभा अध्यक्ष के 20 अकबर रोड स्थित आवास पर होगी। इस दौरान दोनों नेता तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्री गो चॉक टोंग के साथ आपसी बैठक की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच आपसी संबंध लोगों के बीच संपर्क और परस्पर हितों के आधार पर निरंतर सुदृढ़ हो रहे हैं। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की संसद के बीच निरंतर संवाद की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के विभिन्न देशों में उपजे हालात की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज विश्व के सामने अनेक साझे संकट और चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि मानवता के समक्ष खड़े प्रश्नों का समाधान भारत के अनुभवों और उसके सांस्कृतिक सामर्थ्य से ही निकल सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती के वर्ष भर चलने वाले संयुक्त समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। देश में 2013 की तुलना में 2020 में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 41% और मौतों में 54% की कमी आई है। गृह मंत्रालय की 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2013 में 10 राज्यों के 76 जिलों के 328 पुलिस थानों की तुलना में 2020 में 9 राज्यों के 53 जिलों के 226 पुलिस थानों से नक्सली हिंसा की सूचना मिली थी। छत्तीसगढ़ सबसे बुरी तरह से प्रभावित राज्य रहा। इसके बाद झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और बिहार रहे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए विवेकाधीन संसद सदस्य कोटा खत्म कर दिया है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों के मामले में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा की क्षमता के अतिरिक्त प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। और अब एक नजर डाल लेते हैं राज्यवार खबरों पर। तंजावुर के एक मंदिर में रथ जुलूस के दौरान 11 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। मंदिर में जुलूस के दौरान ये हादसा हुआ। जीवित बिजली का तार एक कार के संपर्क में आ गया, जिसके बाद ये घटना हुई। देखते ही देखते कई लोग करंट की चपेट में आ गए, जिसके बाद अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज हैदराबाद में पार्टी के 21वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर उनके राष्ट्रीय एजेंडे का अनावरण करने की संभावना भी है। उत्तरी दिल्ली स्थित भलसवा लैंडफिल स्थल पर मंगलवार को भीषण आग लग गई। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को भलसवा लैंडफिल स्थल पर लगी भीषण आग की घटना के संबंध में 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद एम्स में नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल वापस ले ली है। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से एम्स के नर्सिंग जो स्टाफ है वो हड़ताल पर थे अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के, जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने अपना आदेश दिया, जिसके बाद नर्सिंग स्टाफ ने ये हड़ताल वापस ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के उनके समकक्ष भगवंत मान ने बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत पंजाब में 117 स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित तौर पर 22,842 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में पुणे, मुंबई और सूरत में कई परिसरों पर छापेमारी की। आपराधिक धाराओं के तहत संघीय एजेंसी ने इन शहरों में 26 परिसरों की तलाशी ली है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स के सहयोग से बनाई गई एक लघु वीडियो श्रृंखला आजादी की अमृत कहानियों का ट्रेलर जारी किया। उन्होंने कहा कि आजादी का विचार भारत में महिला मुक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्हें समाज के रूढ़िवाद और वर्जनाओं से लड़ना पड़ता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2022 में कहा कि सरकार किफायती चिकित्सा उपकरणों और फार्मा के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमें देश दुनिया को हेल्थ मैन पावर देना है और हील बाय इंडिया से हम दुनिया की सेवा करेंगे। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में 9 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशकों का अनुदान बढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही रसोइयों को भी अब 500 रुपए बढ़ाकर मानदेय देने का फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जांच का दायरा बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान हर दिन न्यूनतम 1.5 लाख नमूनों की जांच करने के निर्देश दिए। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने मुंबई के खार पुलिस स्टेशन जाकर फर्जी एफआईआर की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि अपने ऊपर हुए हमले को लेकर उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर उन पर हमला करवाने का आरोप लगाया। अब एक नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत सुरक्षा परिषद के किसी स्थायी सदस्य द्वारा वीटो किए जाने पर 193 सदस्यीय निकाय को बैठक करने की जरूरत होगी। भारत ने मंगलवार को इस पर खेद व्यक्त किया था और कहा कि प्रस्ताव को पेश करने में समावेशिता की कमी रही है। भारत ने कहा कि इस तरह के इसे लें या इसे छोड़ दें, पहल के बारे में उसकी गंभीर चिंताएं हैं, जिसमें व्यापक सदस्यता की चिंताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसी भी स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस का सुरक्षा परिषद में वीटो डाले जाने पर महासभा बहस के लिए स्थायी जनादेश संकल्प को मतदान के बिना आम सहमति से अपना लिया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मॉस्को को अभी भी यूक्रेन के साथ शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद है। हालांकि लड़ाई जारी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ मंगलवार को क्रेमलिन स्क्वायर में बैठक के दौरान पुतिन ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों के बीच पिछले महीने इस्तांबुल, तुर्की में वार्ता काफी हद तक सफल रही है। बाद में यूक्रेन ने इस्तांबुल में हुए कुछ अस्थायी समझौतों को लेकर अपना रुख बदल लिया। पुतिन ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन के रुख में बदलाव से भविष्य में होने वाली बातचीत अब मुश्किल में हो गई है। पुतिन ने मांग की है कि यूक्रेन क्रीमिया पर रूस की संप्रभुता को मान्यता दे। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे परिवार के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से हटाने की मांग तेज कर दी है। राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर डटे प्रदर्शनकारियों ने अब अपना विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री राजपक्षे के कार्यालय तक बढ़ा दिया है। श्रीलंका में सरकार के पास महत्वपूर्ण आयात के लिए पैसे नहीं बचे। जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने और ईंधन, दवाओं और बिजली की आपूर्ति में भारी कमी आने के बीच हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। म्यांमार की एक अदालत देश की पूर्व नेता आंग सान सू की के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में आज सजा सुनाएगी। अदालत पहले मंगलवार को ही सजा सुनाने वाली थी, लेकिन उसने इसे एक दिन के लिए टाल दिया। सू की के मुकदमे की सुनवाई के संबंध में जनता को कोई जानकारी नहीं दी गई है और उनके वकीलों के प्रेस से
बात करने पर रोक लगा दी गई है। इधर सूची ने रिश्वत के आरोप में सोना और हजारों डॉलर लेने का आरोपों से इनकार किया। सेना ने पिछले साल फरवरी में तख्ता पलट पर सूची को सत्ता से बेदखल कर दिया था। दोषी पाए जाने पर उन्हें 15 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। और आपको बता दें कि देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने